हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और स्वागत है आपका आर्य साइको ब्रेन पर। अगर हम बात करें आज की क्लास की तो आज हम करेंगे जनरल हिंदी प्लस रीजनल हिंदी के PYQ क्वेश्चन। और ये PYQ हैं आपके DSSB प्लस NVS प्लस KVS के हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको पता होगा, अगर मैं DSSB की बात करूँ या फिर NVS की बात करूँ या फिर KVS की बात करूँ, तो यहाँ पर सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी जनरल हिंदी में टॉपिक है, लाइक संधि है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, ये सभी टॉपिक कवर होने वाले हैं। ये आपके जनरल हिंदी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके रीजनल हिंदी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरल हिंदी रीजनल हिंदी सिलेबस सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब हमसे ये रीजनल लैंग्वेज चूज़ करवा रहे हैं, उसमें कुछ तो डिफरेंट होगा, कुछ तो देंगे ये। इसीलिए टॉपिक कराने की बजाय मैंने PYQ रखे हैं। एक एक PYQ के साथ मैं एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कराऊंगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके इस एग्ज़ाम के लिए तो मिलेगी, आपने अगर और कोई एग्ज़ाम फिल कर रहे हो या करोगे इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक प्यारे से कमेंट की, जो करा है अजय भारद्वाज जी ने। तो रीजनल हिंदी की हमारी एक क्लास है हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड, तो वहाँ पर इन्होंने बताया है कि हिंदी की एक मैराथन क्लास 100 क्वेश्चन MCQ वीडियो EMRS एग्ज़ाम से पहले, तो इन्हीं के कमेंट को एज अ सजेशन मानते हुए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की जो क्लास रहने वाली है, इसमें 40 क्वेश्चन है, आपके सारे के सारे PYQ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको आंसर भी साथ के साथ दिख रहे होंगे, लेकिन आपको आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे पॉसिबल होगा, जितना हमारी कैपेसिटी है उतना हम सीखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची तो आपके जनरल हिंदी में भी मेंशन कर रखा है टॉपिक। तो यहाँ पर बिजली का जो पर्यायवाची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, मतलब कि ये पर्टिकुलर बिजली वाला जो पर्यायवाची है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो बिजली का पर्यायवाची है, हमें पता है तड़ित जो है, विद्युत है, दामिनी है, ये तीनों के तीनों किसके बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगर सलील की बात करें तो ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, तो किसका होता है, जल, पानी, ये किसके पर्यायवाची है, ये आपके सलील के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर बिजली के और भी पर्यायवाची इन्होंने बता रखे हैं, वो कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। ये है आपके विद्युत है, दामिनी है, सौदामिनी है, शया है, धनप्रिया है, इरावती है, बिजुरी है, चंचला है, क्षण प्रभा है, चपला है, इंद्रव्रज है। ये सारे के सारे बिजली के पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे गहरा शब्द का विलोम है, ये भी आता है। आपको पता होगा DSSB जो है उसमें हिंदी का जो लेवल है वो बहुत बहुत ईजी होता है, मॉडरेट टू इजी लेवल रखा होता है हिंदी का। तो चलिए बताइए, गहरा का जो विलोम होता है वो चचला होता है। अगर यहाँ पे बात करें, अपना जो ग्रस्त है, ग्रस्त का विलोम होता है अगस्त, और गंभीर का विलोम होता है चंचल। उसके बाद है अपना सर्वनाम का टॉपिक, ये रीजनल हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, कल कोई आया था, कल कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम बताओ। कल कोई आया था, तो यहाँ पर जो कोई है वो सर्वनाम हो जाएगा। अब हम सर्वनाम को थोड़ा सा समझेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए सर्वनाम क्यों आए हैं। जब संज्ञा थी, संज्ञा से काम चल जाता है, तो सर्वनाम की क्या ज़रूरत थी। तो सर्वनाम जो है वो संज्ञा की रिपीटेशन को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर है, सबको क्लियर है। अगर बात करें, सिंपल जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, टाइप कितने होते हैं और संख्या कितनी होती है। अगर मैं टाइप की बात करूँ तो 6 टाइप के आपके सर्वनाम होते हैं। अगर प्रकार की बात करूँ तो प्रकार आपके
6 होंगे। संख्या की बात करें तो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 11 में? जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जो, सो, ये सारे के सारे जो है आपके सर्वनाम होते हैं। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था? कल कोई आया था, कल कोई आया था। वाक्य में सर्वनाम क्या है? हमें पता है कोई है, तो मैंने बताया कितने, मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जो, सो, ये क्या है? ये सर्वनाम है, ये संख्या है सर्वनाम की। अगर सिंपली मैं टाइप की बात करूं तो आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, गिनते रहें, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, और फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, फिर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। टोटल कितने हो गए? ठीक है, 6 हो गए ना। अब जो मोस्टली क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम? इसमें होता है, एक आपका उत्तम पुरुष होता है, एक आपका मध्यम पुरुष होता है, एक आपका अन्य पुरुष होता है। जो उत्तम पुरुष होता है वो रिलेट करता है वक्ता से, बोलने वाले से। अब मैं यहाँ पे क्या हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं बात कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे जो डिनोट होते हैं, जैसे कि मैं और हम का यूज़ करते हैं ना बोलते टाइम, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, या फिर हम, हमारा, हमें, ये सारे क्या होते हैं? ये उत्तम पुरुष में आते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर यहाँ पे मध्यम की बात करें तो मध्यम पुरुष आपका श्रोता होता है, सुनने वाला। हम डिनोट करते हैं कैसे? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, है ना, आप, आपका, आपको, ये मध्यम पुरुष होते हैं। अगर अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में आपके ये, वे, उसे, उनको, उन्हें, ये होते हैं आपके अन्य पुरुष। अगर बात करें निश्चयवाचक की तो निश्चयवाचक में आपका आता है यह और वह। जो यह होता है, आप बोल के देखो खुद से, यह और वह। यह जब हम पास की किसी चीज़ की बात करते हैं तो यह दे दो, है ना, यह पेन मुझे दे दो, यहाँ रखा है। वह दूर को डिनोट करता है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं, फिर आपका होता है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में तो यह और वह, और अनिश्चयवाचक में कुछ भी निश्चित ही नहीं है, तो कुछ या कोई या किसी, ये आते हैं आपके। अगर कुछ की बात करें तो कुछ जो है वो निर्जीव के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। अगर कोई और किसी की बात करें तो ये आपका सजीव के लिए यूज़ किया जाता है। अगर संबंधवाचक की बात करें तो संबंधवाचक जो है वो रिलेशन को शो करते हैं एक वाक्य में, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक है। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक में आपके कब, कोई, जैसे कि जो भी आपके क व्यंजन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि कब आई, क्यों आई, कहाँ आई, कैसे आई, क्या कर रहे हो, ये सारे जो अगर इंग्लिश में वट की बात करें तो WH फैमिली, ये प्रश्नवाचक होते हैं, और हिंदी में आपके क व्यंजन से जो स्टार्ट होते हैं तो ये प्रश्नवाचक होते हैं। और निजवाचक जो होते हैं वो खुद के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्वयं कर रही हैं, खुद कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, ये सारे किस्में निजवाचक में आती हैं। तो अब आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन सर्वनाम के आगे आने वाले हैं, उनको खुद से सॉल्व करना है। अगर आगे बात करते हैं तो ये देखो आपका क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक है, सकर्मक है, या फिर द्विकर्मक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो देखो अगर बात करें अकर्मक की तो अकर्मक में क्या होता है? क्रिया का फल कर्ता के ऊपर पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर, करने वाले के ऊपर पड़ता है। शकर्मक में क्या होता है? शकर्मक में क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है? किसके ऊपर पड़ता है? क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है, करने वाले के ऊपर, उसको बोलेंगे सकर्मक और अकर्मक। और शकर्मक में जो है आपका आंसर मिल जाएगा जब आप पूछोगे क्या, किसको, ये सब क्वेश्चनिंग करोगे सेंटेंस से तो आंसर मिल जाएगा। अब बताओ क्या से आंसर करके देखो रिप्लाई मिल रहा है या नहीं। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, क्या देखकर? क्या देखकर? मिठाई। आप अगर रिप्लाई करोगे, आंसर दोगे तो क्या आपको आ रहा है आंसर में? मिठाई। क्या देखकर बच्चे ललचाते हैं? तो मिठाई देखकर। तो मिठाई आपका क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो क्रिया का फल जब कर्ता के ऊपर पड़ता है तो वहां पर होता है अकर्मक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अकर्मक क्रिया जो है इसके भी फर्दर टाइप होती हैं, 3 टाइप होते हैं बेसिकली अकर्मक क्रिया के। अगर बात करें अकर्मक में आपका अवस्था बोधक अकर्मक होता है।
अवस्था बोधक होता है, गत्यार्थ अकर्मक क्रिया होती है और फिर अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। अब इनके क्या मतलब होते हैं? अवस्था, जैसे कि नाम से पता लग रहा है क्या बता रहे हैं, अवस्था को बता रहे हैं। जैसे कि राधा सो रही है, खा रही है, पी रही है, तो ये क्या है? उसकी अवस्था को बता रही है। और गत्यार्थ की बात करें तो जिसमें गति होती है, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो गतिमान होता है। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इसमें क्या उड़ने की क्रिया हो रही है, मूवमेंट हो रही है। दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण में क्या होता है? ना तो शकर्मक और ना ही अकर्मक। अब ये रहे कर्म के बेसिस पर डिवीज़न। अगर मैं संरचना के बेसिस पर बताऊं, आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पर बताऊं, क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं। थोड़ा सा देख लो, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए और आप अटेम्प्ट कर ही लो, है ना। तो बिल्कुल छोड़कर जाना तो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। अगर आपने रीजनल चूज़ करा है तो ये देखो आपके 20 नंबर होंगे हिंदी के, आप रिस्क नहीं ले सकते उन सारी चीज़ों पर। तो देखो, अगर मैं बात करूं अकर्मक की स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपकी जो क्रिया होती है, इसमें आपकी सामान्य क्रिया है, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया है, संयुक्त क्रिया भी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु, अनुकरणात्मक, ये बहुत सारी क्रिया होती है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आता है वो सुन लो एक बार। अगर मैं बात करूं, एक होती है आपकी पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक होता है। पूर्वकालिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पूर्वकालिक, इसमें क्या होता है? पूर्व, पहले से ही, मतलब एक क्रिया समाप्त होकर जब दूसरी स्टार्ट हो जाती है उसको क्या बोलेंगे? उसको पूर्वकालिक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राधा नहाकर मंदिर जाती है। नहाकर मतलब कि एक काम तो उसे पूरा कर लिया ना, नहाने का काम पूरा कर लिया, अब मंदिर जा रही है, वो कर रही है, वो उसका चल रहा है। तो एक क्रिया समाप्त होकर जब दूसरी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर क्या होगा? पूर्णकालिक होगा। बात आई समझ में? आ गई। अगर मैं ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे राधा पढ़ते ही सो गई, दो काम हो रहे हैं ना, तो एक क्रिया समाप्त हो गई, पढ़ना उसका खत्म हो गया, तब वो सो गई। इस तरह से एक होती है आपकी प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब जो प्रेरणार्थक होता है भाई, जो करने वाला है, जो करता है, वो खुद काम नहीं करता, लेकिन खुद नहीं करता तो काम कैसे बनेगा? दूसरों से करवाएगा। ठीक है, करता जिसमें खुद काम नहीं करता दूसरों से करवाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक होती है। जैसे 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 अगर मैं बात करूँ, पूजा नौकरानी से झाड़ू मरवाती है, तो यहाँ पर जो पूजा है वो करता है, खुद नहीं कर रही काम को, किसी से करवा रही है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आती है। उसी तरह से आपकी अनुकरणात्मक क्रिया आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपकी दो चीज़ें मिक्सअप होती हैं, जो जैसे कि भिन्न भिनाना, भिन्न भिन्न, ये दो मीनिंग दे रही है ना, खटखटाना, ये सारे अगर आपको शब्द कहीं पे दिखे तो वहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया होती है। तो ये जो 3-4 मैंने अलग से क्रिया बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। जैसे पक्षी उड़ता है, कैसी अकर्मक क्रिया तो है, कैसी अकर्मक क्रिया है? गत्यार्थ वाली, मैंने बताया आपको। पूजा हंसती है, तो कौन सा अकर्मक है इसमें? मेघनाथ चिल्लाता है, कौन सा अकर्मक है इसमें? अब जैसे आपको बताना है भो प्लस अन का संधि रूप क्या हो जाएगा, भो प्लस अन का संधि रूप क्या हो जाएगा, तो मैंने पढ़ाया आपको अभी 1-2 दिन पहले। आपकी सवर संधि है, सवर संधि में भी कौन सी है? ये अयादी संधि है। तो भो प्लस अन भवन, सिंपल। अब यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अय आय आव अव हो जाता है, अयादी संधि कहते हैं इसको। ए प्लस आय जो है, ए प्लस आय, ठीक है। और जैसे कि नयन है, गायक है, पावक है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब अयादी संधि के एग्जाम्पल होते हैं। अब फटाफट से बताओ, ये तो आपके सिलेबस में मेंशन है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण शब्द का विलोम है? तो कृष्ण का विलोम कौन सा होगा? राधा है, श्वेत है, कंस है, शिशुपाल है। मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आए हुए हैं तो मुझे बताओ। तो कृष्ण का जो विलोम होता है वो श्वेत होता है। अब है आपका वधू शब्द का तद्भव रूप, तो यहाँ पे वध है, बहु है, वधू है, वधू है। तो देखो आप समझो, जो तत्सम होता है, तत्सम याद करने का थोड़ा सा ट्रिक समझो। तत्सम
ये वाला सम, सम मतलब कि समान, जो संस्कृत से डायरेक्ट आए हैं उनको हमने डायरेक्ट यूज़ किया है, कुछ भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करी है। और तद्भव जो होती हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप होते हैं। जो तद्भव है तो संस्कृत के, लेकिन उनको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, वो होते हैं तद्भव। तत्सम बिल्कुल सेम संस्कृत के यूज़ करे हैं, और तद्भव जो है थोड़े बहुत चेंज के साथ हमने उसको प्रयोग करा है। तो वधू जो है वो संस्कृत का शब्द है, और हम हिंदी में वधू को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहू कहते हैं, बहू कहते कि नहीं। हाँ, तो चलो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है, और ये तो आपके टॉपिक में मेंशन है जनरल हिंदी वाले में भी, तो इनमें से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है। तो पर्याय नहीं है जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, क्षणिक है, एक क्षण में जो भारी लगे, या फिर नश्वर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर करना है। यहाँ पे पर्याय नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर एक क्षण में जो भारी लगे, ये काहे मतलब दे रहा है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बैठता है। तो जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है उसको क्षणभंगुर कहती हैं, क्षणिक है या फिर नश्वर है, ये इसके तीनों ही करेक्ट हैं इसको छोड़कर। अब है आपका क्वेश्चन, ये आपको बताना है कृतघ्न जो है शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे समझो एक चीज़, समझो क्या, पहले आंसर ही दे दो। तो जो कृतघ्न है इसका सिंपल मतलब होता है जो उपकार को नहीं मानता, उपकार को जो नहीं मानता उसको कृतघ्न कहते हैं, और जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। पहचान कैसे करनी है, दो सेम से शब्द हैं, तो यहाँ पे न से पहचान करनी है, जहाँ पर न होता है मतलब कि नहीं, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। अब आपका मुहावरे का टॉपिक है, मेंशन करा गया है आपके सिलेबस में, तो पेट फूला मुहावरे का मतलब बता दीजिएगा फटाफट से। तो पेट फूला मुहावरे का अर्थ फूला ना समाना, बहुत प्रश्न होना, रहस्य को छिपा ना सकना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो सिंपल सी बात, एक यही हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि पेट फूला, रहस्य को छिपा ना सकना, है ना, सही कह रहे हैं ये, ठीक है। अब अपना फिर से मुहावरे हैं, उनको आपने मैच करना है, ये दिए गए हैं आपकी ऑप्शन, और मैच कर दो फटाफट से। अगर यहाँ पे हम बात करें दूध के दांत टूटना, तो दूध के दांत जब टूटते हैं तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, बिल्कुल अनुभवहीन होते हैं हम, क्या सही है, ठीक है। भांडा फोड़ना, भांडा फोड़ना क्या होता है, भेद खोलना, हम इसको बड़ा यूज़ करते हैं कि भाई भांडा फोड़ दिया है, किसी से बात हम शेयर करते हैं, लेकिन फिर वो किसी अपने से, अपने ट्रस्टवर्ती से बात शेयर कर लेते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं, भाई भांडा ही फोड़ दिया है, हमारी बात तो कुछ रखी नहीं तुमने। चलिए अब कहते हैं लोहा मानना। लोहा मानना क्या होता है, लोहा मानना, प्रभाव स्वीकार करना, या फिर हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों जमाना। तो यहाँ पे जो है लोहा मानना क्या हो जाएगा, प्रभाव स्वीकार करना, और हथेली पर सरसों जमाना क्या हो जाएगा, हथेली पर सरसों जमाना, एक ही बचा है, असंभव कार्य कर लेना। तो यहाँ पे ये हो जाता है करेक्ट सीक्वेंस। अब है आपका विलोम शब्द है, उनके पेयर दिए गए हैं, मैच करना है आपको, मैच कर दीजिएगा फटाफट से। अगर यहाँ पे बात करें विस्तार, गरल, विधि, उत्थान जो है बताए यहाँ पे। अगर विस्तार बिल्कुल खुलकर वर्णन किया गया है, और संक्षेप जो है छोटा मोटा उसको हल्का फुल्का बताया गया है, जैसे कि हमारी मैराथन क्लास में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, गरल की, तो गरल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सुधा होता है। विधि का मतलब क्या होता है, पूरे विधि विधान से कोई काम करना, और निषेध अपोजिट हो जाएगा इसका। उत्थान जो है और पतन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये इनका करेक्ट सीक्वेंस बैठता है। और ऐसा सीक्वेंस हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमें सी में दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये कहता है कि ठाकुर ठकुराइन जिस तरह से रिलेटेड है उसी तरह से साला किसके साथ रिलेटेड होगा। बताओ, यहाँ पे आंसर तो दिख ही गया है, तो बिल्कुल ललाइन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे ठाकुर की वाइफ को ठकुराइन कहते हैं, लाला की वाइफ को ललाइन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा ही सेम क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है एक आंखें 10 आंखें जिस तरह से रिलेटेड है उसी तरह से एक मामा 10 क्या मामे हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे, मामाएं हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर यहाँ पे एक आंखें 10 आंखें, एक मामा जो है 10 मामा ही होंगे, बहुवचन नहीं हम यूज़ करेंगे इसका, यही होता है एक मामा 10 मामा। अब है आपका अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है कि चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया, इस वाक्य में संधि क्या है। तो चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया, इस वाक्य में संधि क्या हो जाएगी। दाम है, काफ़ी है, चावल है, बढ़ना है। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको संख्या का थोड़ा सा भी नॉलेज है, पता है, और वैसे पहले वाले क्वेश्चन में सर्वनाम की आपको थोड़ी सी भी नॉलेज थी, तो आप इन क्वेश्चन को वैसे चुटकियों में निकाल लेते। अगर आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, आपने बस अपना जो आपका सिलेबस है आँख बंद करके सिर्फ उसी सिलेबस को रट्टे मारे हैं, उसी को समझा है, उसी को पढ़ा है, तो कैसे कर लोगे सिंपल क्वेश्चन भी आप, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए मुझे बताइए, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, तो यहाँ पर वाक्य में जो संज्ञा है वो है चावल। क्या है, चावल है। अब सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब संज्ञा जो है वो होती क्या है। अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, पढ़ाते टाइम आप कहते हो कि बच्चों बताओ मेरे हाथ में क्या है, बच्चे कहेंगे मैडम पेंसिल है, कोई कहेगा पेन है, ठीक है। फिर आपने किसी बच्चे को खड़ा करा, फिर आपने कहा कि इस बच्चे का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा अपना पिंकी है, शिंकी है, अपना राहुल है, अनिल है, संजय है, और फिर पूजा है, ये नाम जैसे उन्होंने बताए। फिर आपने कहा अच्छा बच्चों ये बताओ कौन से, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तो उन्होंने बताए अपने गांव का नाम बताया, अपने स्टेट का नाम बताया। तो फिर आप क्या कहोगे, फिर आप कहोगे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है या फिर जिनका टीचिंग बैकग्राउंड है, तो उनको पता होगा ये कौन सी अप्रोच है। ये आपका जो अप्रोच है, जब हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, तो ये हमारी अप्रोच होती है आगमनात्मक। आगमनात्मक को क्या बोलते हैं, आगमनात्मक, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। और इसी के बिल्कुल अपोजिट होता है डिडक्टिव, और डिडक्टिव में हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। ये टीचिंग के 2 मेथड होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से इस मेथड का यूज़ करके हम अगर बच्चों को पढ़ाएंगे उदाहरण से नियम की तरफ वाला इंडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, इसे बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है, और ईजिली उसको समझ पाएंगे, रट्टा मारने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये बता दो, जो संज्ञा है, आपको पता लग गया संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और इस संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए सर्वनाम का यूज़ करते हैं। अब मुझे फटाफट से तुम क्या बताओगे, ये बताओगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो ठीक है, अगर बात करें सिंपल, बिल्कुल जो अपनी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। मेनली 3 टाइप की होती है, लेकिन आप कहोगे नहीं मैडम 3 नहीं 5 टाइप की होती है संज्ञा, हमने पढ़ी है, ठीक है। तो जो जातिवाचक संज्ञा है ना अपनी, जो पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे कि लड़की क्या है, एक पूरी जाति का बोध करा रही है। अगर वहीं पे मैं बात करूँ सोनल या फिर सोनम या फिर पूजा या फिर पिंकी या फिर स्वीटी, तो ये क्या है, ये एक व्यक्ति का बोध करा रही है, यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक जो संज्ञा है उसके फर्दर 2 टाइप हैं। कौन सी है, समूहवाचक और हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इनको मिलाकर 5 प्रकार की संज्ञा होती है। दोबारा से बोलेंगे हम, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक, और जातिवाचक के फर्दर 2 टाइप्स हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इसमें कुछ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो व्यक्तिवाचक है, जो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, जातिवाचक पूरे ग्रुप को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं पर अगर समूह की बात करें, तो समूह जो है, समूह पूरे ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अंगूर क्या है, अंगूर ग्रुप में होते हैं, गुच्छे होते हैं। ध्रुववाचक क्या होता है, जो लिक्विड चीज़ें हैं जिनको आप नापतोल, मेटेरियल जो चीज़ें बेसिकली होती हैं, वो ध्रुववाचक हो जाएगा। एक भाववाचक है, भाववाचक में क्या हो जाएगा, आपके जो भाव, जो इमोशंस को शो करते हैं, जैसे कि आपके प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या, ये क्या इमोशंस दिखाते हैं ना। तो इसी तरह की, बस आपको इतना ही याद करना है, इसमें और फालतू मंत्र वंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
चलो अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे राजा जो है, जिस तरह राजा रानी आपस में रिलेटेड है उसी तरह से साला किसके साथ रिलेटेड होगा? सरहज है, धारा है, जीजी है, इनमें से कोई भी नहीं। बताओ अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, मुझे भी नहीं पता। वैसे हमारे यहाँ मतलब कि जो है साला साले कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई आंसर दिया ही नहीं है। सरहज है, धारा है, जीजी है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो सरहज है। अब ये बताओ मुझे क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण होता क्या है? जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए। यहाँ पे विशेषण क्या है? जो विशेषता बता रहा है, तो सोचना, यहाँ पे विशेषता बता रही हैं, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए। और जो इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो क्या है? कुछ है। तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए, ऐसे हम बोल सकते हैं तुम्हें तो सोचना चाहिए, लेकिन कुछ, ये सोचना जो है, जो क्रिया को क्वालिफाई बेसिकली कर रही है वो है अपना यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे कुछ जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अपना ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, और बहुत इजी, दमदार, शानदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। अब मिला दो, एक तो पहले ही मिला हुआ है, दो आप मिला दो। तो यहाँ पे जो है भूतकाल, भूतकाल क्या होता है? भूतकाल जो बीत चुका है ना, जिसको याद कर करके सोच सोच के आप भी कई बार बहुत परेशान होते हो, ऐसा ही है। ठीक है, भूतकाल जो है वह, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो भूतकाल जो है वह गया है, भूतकाल है। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्या है? राकेश जाता है, ता है, ती है, ता ती ते जहाँ पे आता है वहाँ पे वर्तमान काल होता है। और भविष्य काल पढ़ूंगा, ये तो बहुत ईजी है, पढ़ूंगा, तो ये आपका बनता है बेसिकली। आप समझो अपने ये जो काल वाला टॉपिक है। अब इंग्लिश में तो हम टेंस पढ़ते हैं, कितने टाइप के होते टेंस बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आपको भी पता है। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में थोड़ा लोचा है इनका, है ना, बहुत पता नहीं क्या 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 उठा के दे दिया। अब सिंपल हमें तो इतना पता होना चाहिए, जो हमारा भूतकाल है, भूतकाल के पीछे लगता क्या है? आ ई ए की अगर साउंड आती है तो वहाँ पे भूतकाल हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो साउंड देखो आप, भूतकाल में वह आया, या आया, ई ए था। देखो सामान्य जो आपका भूतकाल होता है ना, इनके लास्ट में आपका लगता है आ ई ए, या था, थी, ये आते हैं आपके सामान्य भूतकाल में। अगर यहाँ पे बात करें टाइप कितने होते हैं, भूतकाल जो है, भूतकाल के आपके 6 टाइप होते हैं। और अगर बात करें सामान्य जो भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमंद भूतकाल, ये क्या है? भूतकाल आपके पास्ट के टाइप हैं 6। बताओ अब अगर मैं वर्तमान काल की बात करूँ, प्रेजेंट की बात करूँ, तो उसके होते हैं कितने भेद? टोटल होते हैं इसके 5 भेद। उसमें भी आपका सामान्य वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है, पूर्ण होता है, संदिग्ध होता है और संभाव्य आपका वर्तमान काल होता है। उसी प्रकार से आपका होता है भविष्य काल। भविष्य काल के सिर्फ ओनली 3 होते हैं टाइप। कौन कौन से होते हैं? आपका सामान्य भविष्य काल होता है, आपका संभाव्य होता है और हेतुमंद भूतकाल होता है। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, थोड़ा क्यों, ज़्यादा ही समझेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप चीर डालो, 4 डालो उस क्वेश्चन को, ऐसा ही करने वाले हैं हम। देखो अगर मैं सामान्य की बात करूँ तो सामान्य आपका नॉर्मल स्टेटमेंट आएगी सामान्य में, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आप याद रखोगे। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है टेंस का, फिर आप खुद उसे सोल्व करोगे। अब अगर मैं बात करूं आसन भूतकाल की, तो आसन क्या होता है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि बिल्कुल पास में है। तो पास में क्या है? जिस काम के अभी अभी होने का आपको पता चलता है वो आपका आसन भूतकाल होता है। क्या होता है? आसन भूतकाल। अगर वही सेम बात मैं कहूँ, सामान्य भूतकाल में भी आपका आसन भूतकाल होता है। आसन भूतकाल जिस काम के अभी अभी होने का पता चलता है, बस आपको स्टेट रेणु दिल्ली गई थी, तो ये क्या है? गई थी। आपका पूर्ण भूतकाल है, कंप्लीट हो गया ना काम, इसके बाद कुछ आगे पीछे कुछ बचा नहीं है, काम पूरा हो चुका है। अगर वहीं पे मैं बात करूँ अपूर्ण भूतकाल की, तो अपूर्ण में क्या है? पूरा काम नहीं हुआ है, काम शुरू होने का हमें पता है लेकिन काम खत्म होने का हमें नहीं पता है।
वो आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? और यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ, और लास्ट में पहचानने के लिए होता है आपका रहा था, रही थे, इस तरह के कुछ। और अगर मैं वहाँ यहीं पे बात करती हूँ आपके वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल में आपके जैसे कि ये तो नॉर्मल आपके सामान्य भूतकाल, ये तो चलो हो गया। अगर मैं बात करूँ आपके प्रेजेंट टाइम की, सामान्य की, वर्तमान काल है, नॉर्मल हो जाएगा। अपूर्ण जो काम पूरा अभी नहीं हुआ है, पूर्ण जो काम पूरा हो गया वर्तमान काल में। संदिग्ध जो है, संदेह है काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, हमें संदेह है इस बारे में। अगर संभाव्य की बात करें, यहाँ पे वही संभावना होती है। एक होता है आपका हेतु हेतुमंद। ये हेतु हेतुमंद जो है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये आपका भूतकाल भी होता है, ये आपका वर्तमान भी होता है, ये आपका फ्यूचर में भी होता है, हेतु हेतुमंद। तो हेतु हेतुमंद में क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती है, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। देखो, अगर यहाँ पे बात करें कि कार्य हो सकता था लेकिन किसी दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, तो यहाँ पे मैं जाती, गई नहीं हूँ, जाती तो देखती। यहाँ पे एक काम जो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक कार्य दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जहाँ पर भी ऐसा सेंटेंस आपको दिखे तो वहाँ पे आंख बंद करके क्या लगा देना, हेतु हेतु मंद भूतकाल लगा देना है। नहीं, ये भूतकाल नहीं, हेतु हेतु मंद भूतकाल भी होता है, आपका वर्तमान भी होता है, और आपका भविष्यकाल भी होता है। तो आपको सेंटेंस देखना है, वो भूतकाल का है, ये वर्तमान का है, या फिर आपका फ्यूचर का है। तो इसी तरह से देखना है। अगर दोनों क्रिया आपकी पास्ट की है तो जाहिर बात है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका पास्ट हो जाएगा। अगर दोनों फ्यूचर की हैं तो वो आपका हेतु हेतुमंद भविष्यकाल हो जाएगा। सिंपल है। चलो, मैंने आपको पूरा का पूरा टेंस यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कराया है। चलो, अब यही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि मैं जाती हूँ, यह वाक्य डैश काल का है। मैं जाती हूँ, बताओ वर्तमान का है, भूत का है, भविष्य का है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ किसका हो जाएगा, वर्तमान काल का हो जाएगा। अब यहाँ पे समास तो आपके सिलेबस में भी मेंशन कर रखे हैं, फटाफट से इसका आंसर मुझे बता दो, मैच करना है इसमें। तो यहाँ पे अव्ययभाव समास मैंने आपको बताया है, पहला पद इसमें प्रधान होता है, अव्यव होता है। और यहाँ पे जो है पहचाने की ट्रिक क्या होती है, आपका अन आ जाए या फिर प्रति आ जाए, यथा आ जाए आगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनजाने। अव्ययभाव समास जो है यहाँ पे अव्ययभाव अनजाने हो जाएगा। अगर मैं द्विगु की बात करूँ जिसमें पहला पद आपका संख्यावाची होता है, तो उसमें आपका पंचवटी हो जाएगा, द्विगु में पंचवटी हो जाएगा। द्वंद्व समास में दो अपोजिट सेंस मीनिंग दे रहे हूँ जो शब्द, धर्म और अधर्म, धर्म आधर्म, धर्म और अधर्म, द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और वो मिलकर किसी तीसरे पद को ही प्रधान कर देते हैं, दशानन, क्या रावण, दस है अनंत जिसके, अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। उसके बाद तत्पुरुष बच गया, तत्पुरुष जो है वो रसोई घर, रसोई का घर। अब ये आपका फिर से क्वेश्चन आ गया मुहावरों का, और इसको बताओ फटाफट से। अंधेरे मुंह किनारा करना, कान भरना, कलेजे मुंह को आना। अगर यहाँ पे बात करें अंधेरे मुंह, अंधेरे मुंह क्या होता है, अंधेरे मुंह प्रातःकाल, अंधेरे मुंह आ गए हैं, आपने सुना होगा इस बात को कहते हुए, अंधेरे मुंह प्रातःकाल। किनारा करना, साथ छोड़ देना, काम निकल गया तो किनारा कर देते हैं लोग, ठीक है। कान भरना, चुगली करना। कलेजे मुंह को आना, अत्यधिक व्याकुल होना। अब यहाँ पे संधि है, संधि से रिलेटेड आपको बताना है, मैच करो फटाफट से। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि बड़ा देखो कहाँ पे है, कहाँ पे है दया, बड़ा कहाँ पे है, दया ने तो ढूंढ भी लिया, तुम कब ढूंढोगे। तो यहाँ पे दीर्घ संधि जो है वो भाई आ जाएगी, किस में आ जाएगी, वधूत्सव, दीर्घ संधि है, बड़ा ऊ है। अगर बात करते हैं गुण संधि की, तो गुण संधि देवऋषि, गुण संधि एक मात्रा। वृद्धि संधि परमोषध, यन संधि पित्राग्य, यही बनेगा। चलो,
यहाँ पे दीर्घ संधि आपकी वधूत्सव है, गुण संधि देवऋषि है, वृद्धि संधि परमोषध है, यण संधि पित्राग्य है। अब आगे फिर क्वेश्चन आया है समास का, तो समास मुझे बता दीजिएगा फटाफट से, यहाँ पे मैच करना है, ऐसे ही मैच कर दो। अव्ययभाव समास है, एकाएक अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अगर यहाँ पे बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, नवग्रह हो जाएगा, और द्वंद्व समास का भला और बुरा हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिर बात करें महाराजा, महान है जो राजा, कर्मधारय समास है, महान है जो राजा, विशेष्य विशेषण उपमेय उपमान का, महान और राजा। बच गया तत्पुरुष समास, धन से हीन, तत्पुरुष समास यही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? RSI को ब्रेन टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। बताना मैं भूल ही गई आज स्टार्टिंग में। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आपको बताना है, मीनिंग बताने हैं शब्दों के। चलो, अगर बात करें यश, राजा, प्रेम, दर्पण, फूल, तो अगर बात करते हैं राजा की, तो राजा का शब्द क्या होता है? राजा को नरेश बोलते हैं। प्रेम को क्या बोलेंगे? प्रेम, अनुराग। दर्पण को क्या बोलेंगे? आईना। कहाँ गया आईना? हाँ, ये रहा। फूल क्या होता है? फूल आपका सुमन होता है। यश क्या होता है? यश, प्रसिद्धि। ये मीनिंग है इनके। ठीक है, यश देखो यहाँ पे यश है, प्रसिद्धि, राजा, नरेश, प्रेम, अनुराग, दर्पण, आईना, फूल, सुमन। अब फटाफट से अगला क्वेश्चन मुझे बता दो। क्वेश्चन कहता है 65 नंबर वाला कि इनमें से कौन सा ब्राह्मण वाचक नहीं है? तो ब्राह्मण का पर्यायवाची बता दो। यहाँ पे विप्र है, द्विज है, भूदेव है, या फिर स्वयंभू है? नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है वो स्वयंभू है। ठीक है, अगर बात करें विप्र है, द्विज है, भूदेव है, ये किसके? ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं। स्वयंभू होता क्या है? जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, विधाता, पितामह, ये किसके स्वयं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बताओ। अंधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? कुछ है, दिखना है, अंधेरा है, कमरा है। तो सर्वनाम तो हम अच्छे से पढ़ कर आए हैं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल का क्वेश्चन है। कुछ, ठीक है, सर्वनाम कुछ। यहाँ पे अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे कुछ जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। फटाफट से करते हैं। अब यहाँ पे संख्या बतानी है। मुस्कुराहट से ही पता चल जाता है, मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। सर्वनाम क्या है? पता चला मुस्कुराहट जाति से। अरे बिल्कुल सिंपल, मुस्कुराहट। अब गाय का बहुवचन, तो गाय का बहुवचन आपको पता है, गाय हो जाएगा। प्राण का एक वचन, प्राण ही रहता है, कोई नहीं, इसमें से करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे डी। अब बड़ा ही प्यारा मज़ेदार दमदार मुहावरा है, कलेजे पर सांप लौटना। इस तरह के इजी भी मुहावरे आ सकते हैं। ईर्ष्या से जलना, सांप से खेलना, दिल का मचलना, या फिर डर लगना। तो बिल्कुल कलेजे पर सांप लौटना, अर्थात कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। अगला क्वेश्चन। अब अगर बात करते हैं चक्रपाणी के, चक्रपाणी शब्द का बहुब्रीहि समास का सिंपल आपको बताना है। चक्रपाणी शब्द बहुब्रीहि समास है, इसका समास विग्रह करके बता दो, ये पूछना चाह रहा है। चक्र जैसा पानी, चक्र की पानी, चक्र है हाथ में जिसके, पानी का चक्र। तो चक्रपाणी बहुब्रीहि समास उन्होंने पहले बता दिया, लेकिन इसका अर्थ होता है चक्र है हाथ में जिसके, सी ऑप्शन। अब है अगला क्वेश्चन, और अगला यही आपका 10 से रिलेटेड है। तो यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता, इस वाक्य का काल कौन सा है? तो यहाँ पे अभी टेंस पढ़ा कर आई हूँ, गलत नहीं करो। यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता, ये पास्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई, दो कंडीशन है। तो यहाँ पे भूत है, और भूतकाल भी कौन सा है? हेतु हेतुमंद वाला है। यदि सूरज न होता तो अंधेरा फैल जाता, हेतु हेतुमंद भूतकाल।
अब ने प्लस जो अंक है इसका संधि रूप बता दो। पहले तो ये बताओ ने प्लस अंक कौन सी अयादी संधि है, और दो मात्रा है तो नायक हो जाएगा, है ना। अगर एक मात्रा होती तो देखो यहाँ पे पो प्लसन पावक, पो प्लसन पवन, और यहाँ पे दो मात्रा होती पो प्लसन पावन हो जाता, नो प्लस एक नाविक हो जाता। षट प्लस मास का संधि रूप क्या होगा, तो ट, ये विसर्ग संधि है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ट का उन्होंने क्या कर दिया, ट ठ ढ तीसरे में बदल दिया, तो षडमास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, सी में लिखा है। अच्छा, ऊंट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऊंटनी हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब खल का पर्यायवाची शब्द क्या है, वो खल नायक वाला खल है ये, मैं नायक नहीं खलनायक हूं, तो बताओ भाई खल का पर्यायवाची दुष्ट हो जाएगा। अब लजीला शब्द का विलोम, लजीला का विलोम बेशरम है, शर्मिला है, बुशेल है, मजाकिया है। लजीला शर्म वाला विलोम हो जाएगा इसका बेशरम। ग्रह का तद्भव रूप, ग्रह तद्भव जिसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ यूज किया गया, तो ग्रह घर हो जाएगा, सिंपल घर, बी ऑप्शन। अब गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या है, गुरु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो गुरु ही रहेगा गुरु का स्त्रीलिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। ये टोटल हमारे 40 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट करे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो, ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो एग्ज़ाम तक कंटिन्यू कराऊंगी। इसे आपकी हिंदी है, आपकी रीजनल हिंदी है, तो ये समझो बिल्कुल पक्की है, टिप्स पे होगी है। यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मेरा दावा है। क्या है, 20 में से कम आप 17-18 तो आराम से स्कोर कर लोगे, और यही है जो आपकी मेरिट में एक हिस्सा बनेगा, सब्जेक्ट हिंदी वाला। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत इजी, अच्छा प्यारा सब्जेक्ट है। बस आपको मेहनत करनी है, जितनी मेहनत आप और सब्जेक्ट में करते हो इसमें भी इतनी ही मेहनत करनी है। तो आप वो जो आपका टॉपिक है, आपका जो जनरल हिंदी का, जनरल हिंदी, रीजनल हिंदी, बार बार कहूँगी, अब फिर बता रही हूँ, बिल्कुल सेम है। तो अगर हम यही सोच के चले कि नहीं सिलेबस में तो बिल्कुल रीजनल हिंदी और आपका जनरल हिंदी सेम सिलेबस दे रखा है, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, और फिर एग्ज़ाम में बैठो और वहाँ पर देखो ओहो ये तो सारे मिक्सअप क्वेश्चन आ गए, अब हम क्या करें। तो जनरल हिंदी की हम मान के चलते हैं कि हाँ वो होगा, लेकिन रीजनल हिंदी थोड़ी तो एक्स्ट्रा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ठीक है, और अब जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे PYQ है, इसमें आपको डरने की घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो ये भी आपके पक्के हो रहे हैं, साथ के साथ पता लग रहा है किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके NVS में, KVS में, DRV में, आपको इनका भी तो आइडिया लग रहा है ना। तो वीडियो को बताना है कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ के साथ अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स भी लिख दिया करो, अच्छा लगता है मुझे।